नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में मैप वाली सीरीज़ में आज एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं और आज हम मैप को कैसे पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे और जम्मू कश्मीर राज्य से शुरुआत करेंगे हम मैप में जो चीज़ें पढ़ने के लिए। तो सर्वप्रथम मैप को किस प्रकार पढ़ते हैं ये देखते हैं हम। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम मैप में देखते हैं तो इस प्रकार का कुछ, जैसे इंडियन का ये भारत का एक तो होता है मतलब हमारे जो भौगोलिक मैप या फिजिकल मैप जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है पॉलिटिकली मैप। तो देखिए, ये जो मैप है ये हमारे हैं भौगोलिक मैप एक तरीके से, या हम कह सकते हैं जो फिजिकली मैप है। तो इसमें सब चीज़ें फिजिकल दिखाई गई है, यानी कि ये कह सकते हैं भौगोलिक रूप से ये राजस्थान दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर ऊपर है, इंडिया मध्य प्रदेश वगैरह। तो यहाँ पे जो भी खासकर पर्वतमालाएँ हैं, जो नदियाँ हैं, झरने हैं, वो दिखाए गए हैं, ना कि राज्यों की सीमाएँ या बाउंड्री वो नहीं दिखाई गई है। जबकि ये देखो, ये एक पॉलिटिकली मैप है, ये राजनीतिक मैप है। तो इसमें राज्यों की अलग अलग सीमाएं है, राजस्थान है, ये ऊपर जम्मू कश्मीर है, तो अलग अलग ये दिखाई गई। तो नक्शे में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो पॉलिटिकली मैप वो होता कौन सा होता है और जो फिजिकली मैप कौन सा होता है वो हमें पता करना होता है। अब हम बात करते हैं कि नक्शे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान रख सकते हैं या हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए, जैसे ये इंडिया का मैप है, ये फिजिकली मैप है। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे ऊपर पहाड़ है तो इनका जो ये भूरा रंग है, और जहाँ ज़्यादा गहरा रंग है और भूरा रंग है तो ये हम समझते हैं कि पहाड़ है, और ये ज़्यादा ऊंचाई पे है, ज़्यादा पहाड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे हिमालय पर्वतमाला है ये पूरी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ थोड़ा थोड़ा बहुत ये ऊपर यहाँ दिख रहा है कि सफ़ेद रंग जैसा दिख रहा है, या थोड़ा भूरा है, लाइट भूरा है। तो मतलब भूरा लाइट तो कह सकते हैं कि यहाँ कम ऊँची पहाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ जो ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं तो ये यहाँ ग्लेशियर्स हैं। तो जो बर्फ़ या बर्फ़ के जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ग्लेशियर, उनको दर्शाने के लिए यहाँ जो ये सफ़ेद रंग का है या भूरा जो बहुत लाइट सफ़ेद रंग टाइप का है वो हो सकता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये बहुत ग्रीन टाइप में गहरा है जो मैदान को समर्पित करता है। कृषि या से मतलब ये नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर मैदान या मैदानी भाग को जो है रिप्रेजेंटेट करता है, या फिर वो उसको प्रदर्शित करता है। फिर आप देखेंगे कि ये राजस्थान थार डेजर्ट ये दिखाई दे रहा है। तो जो फीका एक तरीके से और पीला पीला रंग है उसको हम कह सकते हैं, तो येलो रंग है एक तरीके से, वो है डेजर्ट या सूखे से संबंधित। तो ये एक जो है भौगोलिक मैप की या जो फिजिकल मैप होता है उसकी ये एक तरीके से वो कहते हैं ना इंडिकेशन होते हैं, ये जानकारी होती है जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे अब यह पहाड़ी इलाका भी आता है। तो यहाँ इतने ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं है, यहाँ बहुत ऊंचे पहाड़ है, इस पर बर्फ़ ढकी हुई है, इसलिए थोड़ा भूरा और गहरा डार्क जो भी इसके रंग है। तो इस प्रकार एक मैप का है, जो मैप को इस प्रकार पढ़ते हैं और ये मैप में जो हमें जानकारी रखनी होती है। अब हम चूँकि ये पॉलिटिकल मैप हो गया, तो अब हम आगे देखेंगे कि हम जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो क्योंकि अब तो राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप देखेंगे कि ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, वो ऊंची हिमालय पर्वतमाला, ऊंचे पर्वत हैं। तो देखो, ये जो हमारे भूरे रंग का है, भूरे गहरा रंग दिखाई दे रहा है, जहाँ ऊंची सर्वोच्च पहाड़ियाँ हैं, यहाँ केटू है ऊपर। तो यहाँ जो आगे नीचे आएंगे नेपाल वाली साइड में, वहाँ पे हमारे जो हम अभी जम्मू कश्मीर राज्य पढ़ रहे हैं, चूँकि इसलिए सिर्फ JNK देख रहे हैं। तो यहाँ से ऊंचे पर्वत वगैरह हैं, और बीच में ये जो आपको सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है इसमें ग्लेशियर्स है। तो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर्स भी आएगा, वो भी देखेंगे हम। तो इस प्रकार हमने जो भौगोलिक मैप में ये चीज़ें हमें जो मुख्यतः ध्यान रखनी होती हैं। तो ये हो सकता है। फिर जो हरा रंग है ये मरुस्थल से हमने, या समतल भूमि उससे संबंधित हो गया, और भूरा पहाड़ों से संबंधित है ही। तो ये कुछ हमने जो मैप में मुख्यतः जो रंग होते हैं उनके बारे में देखा। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो है लद्दाख को, और उसके बाद पढ़ेंगे लेह लद्दाख, और आगे हम जो है जम्मू कश्मीर या कश्मीर और श्रीनगर को पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि हमारे अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जम्मू और कश्मीर जो है उसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक तो ये पूरा हो गया लद्दाख, इसको हम कह सकते हैं, तो भागों में बांट दिया, ये तो है लद्दाख, और ये हमारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख की जो राजधानी वो लेह है। हम लेह के बारे में पढ़ते हैं। तो लेह के बारे में ये है कि लेह सबसे ऊंचा जो वर्षा वाला मैदान ये कह सकते हैं, और यहाँ सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, तो हम ये कह सकते हैं। और दूसरी बात है कि सबसे ऊंचा एक तरीके से जो है संसदीय क्षेत्र भी है, और सबसे कम वर्षा होती है यहाँ, इसे यहाँ सूखा मरुस्थल कहते हैं। अगर कहा जाए कि भारत में सबसे शुष्क मरुस्थल, वहाँ शुष्क और लिखा हुआ हो और ग्रीष्म लिखा हो, मतलब सूखा मरुस्थल है, तो वो जैसे थार डेजर्ट होता है। और शीतकालीन या शीत जो ठंडा मतलब कहते हैं ना मरुस्थल है, तो शीत मरुस्थल होगा वो हमारे यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख वाला, लद्दाख में होगा, लद्दाख का मरुस्थल है, लेह में स्थित है। और यहाँ सबसे ऊंचा एयरपोर्ट भी है, तो लेह में ही सबसे ऊंचा एयरपोर्ट भी है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। फिर हम देखें लेह से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इधर की साइड ये POK आ जाता है, और ये एक्साई चीन वाला भाग आ जाता है, और ये हमारे लेह, ये अभी ये पूरा हमारे मैप में लद्दाख है। तो ये लेह से आगे हम जाएंगे, कारगिल है। तो कारगिल में है जो आपको पता है कि यहाँ ऑपरेशन विजय जो 1984 में 1984 में भारत की सेना ने चलाया था। और इसमें क्या हुआ था कि ये कारगिल यहाँ ऊपर पड़ता है, यहाँ पे तो भारत वालों के चढ़ने के लिए दिक्कत रहती है, उनको काफ़ी जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन
ये मान लीजिए यहाँ कारगिल है, तो अब पाकिस्तान वाले इधर से आराम से चढ़ जाते हैं, लेकिन भारत वालों को यहाँ चढ़ने में दिक्कत आई थी। तो ऐसा ही हुआ था कि भारत की सेना जाने से पहले पाकिस्तान की सेना ने यहाँ डेरा डाल दिया और जो जाके बैठ गई। अब यहाँ आपको पता है कि जो कारगिल में सियाचिन ग्लेशियर में जो है -55 डिग्री सेल्सियस जो तापमान रहता है। अब ऐसे तापमान के लिए जो भारतीय सेना के पास तो थी नहीं, कहते हैं ना, यूनिफॉर्म नहीं थी, ड्रेसें कपड़े नहीं थे। और भारतीय जो सेना की वही जो इंडियन आर्मी की जो हमारी ड्रेस थी वही जर्सी वगैरह वही थी, लेकिन इतनी मतलब यानी कि -55 डिग्री टेम्परेचर को झेलने वाली ड्रेसें या कपड़े नहीं थे। तो फिर क्या किया जाए, तो इन्होंने कुछ ऐसे कपड़े लाए कहाँ जाए, उस समय भारत में थे नहीं 1984 में, मतलब ऐसे कपड़े। तो पता किया कैसे कपड़े कहाँ मिलते हैं, तो पता लगा उनको कि नॉर्वे, जो कि यूरोप में एक देश है, नॉर्वे में जो है ऐसे कपड़े मिल जाते हैं, क्योंकि नॉर्वे में का जो टेम्परेचर वो -55 से ऊपर ही रहता है, 50-60 डिग्री रहता है लगभग, तो वहाँ कपड़े मिलेंगे। तो भारतीय सेना ने जब ऑर्डर दिया उनको कि हमें ऐसी ड्रेसें चाहिए, तो उन्होंने बताया कि आपको 2 साल लगेंगे मतलब लेने के लिए। तो भारतीय सेना ने पूछा भाई 2 साल क्यों लगेंगे, मतलब हमें तो कपड़े अभी चाहिए और आप कह रहे 2 साल, पाकिस्तान के ऊपर आके बैठ गए हैं, वहाँ युद्ध की तैयारी चल रही है या फिर पाकिस्तान हरकतें कर रहे हैं यहाँ चढ़ने की। और आप पाकिस्तान ने वहाँ मतलब पूरी तरह से सेना नहीं लाया था, लेकिन पाकिस्तान के कुछ सैनिक आके बैठ गए और उन्होंने सोचा कि यहाँ हम धीरे धीरे जो कब्जा कर लेंगे कारगिल में, या मतलब सियाचिन ग्लेशियर में कारगिल में पहुँच गए थे। तो फिर भारत वालों ने सोचा, तो इन्होंने नॉर्वे वालों ने कहा कि भाई 2 साल लगेंगे जो आपका डिलीवरी देने में। तो पूछा कि 2 साल क्यों लगेंगे, कि 2 साल के लिए हमने जो पाकिस्तान को, हमने किसी और को ऑर्डर दे दिया है पहले, किसको, कि पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान ले जा रहा है आपसे, पहले हम पाकिस्तान को सप्लाई देंगे उसके बाद आपको देंगे। तो भारतीय सेना वापस आ गई वहाँ, मतलब भारतीय सेना नहीं, जो सेना के अधिकारी थे उन्होंने बात की। तो उन्होंने सोचा कि अब बिना जो हथियारों से ही लड़ेंगे, मतलब इन कपड़ों से ही लड़ेंगे, जो कपड़े हमारे पास जो सीमित संसाधन नहीं युद्ध लड़ेंगे। तो भारतीय सेना ने जो शुरू किया, इंडियन आर्मी ने यहाँ ऑपरेशन मेघदूत के नाम से, मेघदूत। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ये भले ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और तो ऑपरेशन कह सकते हैं ऑपरेशन मेघदूत। इसको आप जो है कालिदास का भी एक उपन्यास है मेघदूत, उसको भी याद रख सकते हैं। अगर ऑप्शन में कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा उपन्यास कालिदास का, या कालिदास का कौन सा उपन्यास है, तो अभी मेघदूत के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो 1984 में भारतीय सेना ने यहाँ जो है कारगिल में युद्ध की जो तैयारी शुरू कर दी। और एक जो भारतीय सेना ने तो चलाया यहाँ पे जो ऑपरेशन विजय के नाम से, और जो भारतीय एयरफोर्स थी उसने चलाया था सफ़ेद सागर, क्योंकि सफ़ेद सागर पे ही तो ये युद्ध लड़ रहे थे। सफ़ेद सागर में मतलब यानी कि यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि जो सियाचिन ग्लेशियर था एक तरीके से सफ़ेद पूरा था, तो मतलब यानी कि इन्होंने सफ़ेद सागर, तो सफ़ेद सागर हम कह सकते हैं इंडियन एयर फोर्स। तो सफ़ेद सागर नाम का युद्ध जो यानी कि ऑपरेशन का दूसरा नाम सफ़ेद सागर था, वो किसने लड़ा था, एयरफोर्स आ गई थी। और नेवी यहाँ मतलब ऑपरेशन तलवार करके जो यहाँ कराची तक यहाँ पहुँच रही थी, मतलब यानी कि आपके गुजरात बॉर्डर तक पहुँच गई थी, और आगे भी आ रही थी इंडियन नेवी। तो इससे पहले ही जो हमारी भारतीय थल सेना है उन्होंने और एयरफोर्स ने जो पाकिस्तान के जो नाकाब हरकतें थी उसके मंसूबों को यहीं तोड़ दिया और ये लड़ाई शुरू कर दी। अब यहाँ हुआ ये कि मतलब बहुत मुश्किल था ये लड़ाई जीतनी, लेकिन जो भारतीय हमारी इंडियन आर्मी के संचल पांडे थे वो कैप्टन, तो वो क्या है कि मतलब वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, और जैसे ही वो यहाँ, क्योंकि भारतीय सेना यहाँ पहुँच गई, भली सिंपल अपनी वर्दी ड्रेस में जो भी थी उसमें ही पहुँची हो, लेकिन यहाँ पहुँच गई। तो उन्होंने जो संचल पांडे थे हमारे, संचल पांडे, तो ये ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान की सेना ने, क्योंकि ऊपर थी पाकिस्तान की सेना कारगिल में, तो उन्होंने अटैक कर दिया और संचल पांडे को गोली लग गई। तो संचल पांडे को गोली लगी, फिर भी उन्होंने जो पाकिस्तान के CR-5 या 10-15 जो भी वहाँ सैनिक थे उनको मार दिया, और वो टेंट लगा हुआ जो ऊपर कारगिल में बैठे थे। फिर उन्होंने ये इतनी सुनी थी, इतनी गोलियों की आवाज़ सुनी, तो भारतीय सेना जो पीछे रुकी हुई बैठी थी वो पूरी एक तरफ से टूट पड़ी, और 22 मिनट में ही कहते हैं कि कारगिल को है जो सियाचिन ग्लेशियर को खाली करवा दिया, और कारगिल में ये जो ऑपरेशन विजय वो चलाया गया। इसमें जो है तोपें भी बहुत चलाई गई, बॉफर्स तोप का आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में तोपें भी चलाई गई। तो ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और अटल जी ने कहा था कि भाई अब जो बॉफर्स तोपें हैं इसका सही उपयोग यहीं किया जा रहा है। और कहा जाता है कि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा तोपें यहीं चली थी वो भी 20वीं सदी में, अगर कहा जाए तो, क्योंकि 20वीं सदी थी 1984, तो 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा तोपें जो है सियाचिन ग्लेशियर में चली थी। फिर इस जो मतलब ऑपरेशन में विजय प्राप्त कर ली थी। और उसके बाद हैं जो भारतीय कैप्टन सौरभ पांडे, मतलब इस दौरान ही एक भारतीय जो कैप्टन थे इंडियन आर्मी के, मतलब सौरभ जो कालिया नाम के, उनको हम ये कह सकते हैं, तो उनका नाम था कैप्टन सौरभ कालिया।
तो पाकिस्तान की जो सेना ने उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, ले गए और उनके कहते हैं बहुत बुरी तरीके से उनके साथ सलूक किया और कहते हैं उनके गुप्तांग अंग वगैरह काट लिए थे, नाखून काट मतलब उनके नाखून भी सब उखेड़ लिए थे और बड़ी जो कहते हैं ना कि एक तरीके से निर्मम उनकी जो मतलब उनके साथ सलूक किया। तब हम चूँकि यहाँ इंडियन आर्मी ने जब ये ऑपरेशन विजय चलाया तो यहाँ लगभग जो है 400 पाकिस्तानी कह सकते हैं एक तरीके से आतंकवादियों को मतलब पाकिस्तानी जो सेना के जो वो थे आतंकवादी के मतलब सेना के रूप में आतंकवादी थे, उनको पकड़ लिया गया और उनको जो है अंतिम संस्कार भारतीय सेना ने किया। क्योंकि यहाँ के जो मौलवी वगैरह थे उन्होंने मना कर दिया ये करने को। भारतीय जो पाकिस्तान की सेना था उसने माना ही नहीं कि ये जो 400 सैनिक हमारे हैं, पता नहीं कौन है गए तो कोई आतंकवादी होते होंगे। तो मतलब इस प्रकार की जो पाकिस्तानी सेना की जो नीयत थी, उन्होंने जो है अपने सैनिकों को ही स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि भारतीय सेना ने उनको मार दिया था। फिर भारतीय सेना ने मिलकर जो जम्मू कश्मीर के मौलवी वगैरह हैं उनसे मिलकर भारतीय परंपरा के अनुसार जो उनका अंतिम संस्कार वगैरह कराया। तो भारतीय संस्कृति जो हमारी संस्कृति थी, हमने मतलब यानी कि कभी इस नियत से नहीं, हम दोस्तों को कहते ना दुश्मनों के साथ भी हमने संस्कार और तहजीब नहीं छोड़ी थी। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे जो कैप्टन साहब मतलब सौरभ कालिया के साथ इतना जो बदसलूकी की थी, तो ये मतलब यानी कि पाकिस्तान कितनी अपनी हरकतों से कह सकते हैं कि मतलब इतना गिरा हुआ कोई देश हो ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे तो ये कारगिल जो युद्धाभ्यास चल रहा था, पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे तो उस समय नवाज शरीफ को यहाँ लेके आए, मतलब यानी पाकिस्तानी सेना के जो वो जो भी कप्तान थे वो लेके आए यहाँ दिखाने के लिए कि कारगिल में हमने ये जो युद्धाभ्यास हमने यहाँ कोशिश की है। हम मतलब यानी कि उसके जो मतलब ऑपरेशन विजय से पूर्व लाए थे। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो पाकिस्तान सेना के जो सेना प्रमुख थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, और पता है आपको कि वहाँ सेना तख्ता पलट कर देती है कि वहाँ अगर परवेज़ मुशर्रफ को मार दिया, उसको नवाज शरीफ को मार दिया जाता और जो है तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे, तो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने सोचा क्यों नहीं वो उसको मार के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाए। तो ऐसा कहा भी जाता है, लेकिन वो बच गए थे कौन, नवाज शरीफ। तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में जो है यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया था और खुद है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो वो जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ, तो ये भी हम कह सकते थे, इन्होंने जो तख्ता पलट कर दिया था और खुद हैं जो पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बन गए थे। तो इस प्रकार जो पाकिस्तान की हरकतें थी। लेकिन हमारे मोदी जी को देखिए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान को बुलाया, मतलब यानी कि जो शपथ ग्रहण समारोह था कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध, आज भी हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, संबंध बनाने हम तैयार हैं, हर इस तरह की वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान है जो अभी हरकतों से बाज नहीं आता है। फिर हमने देखा कि मोदी जी हैं तो जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे पूर्व, नवाज शरीफ की बेटी की शादी में भी गए थे। तो मतलब यानी एकदम से आपने देखा होगा कि मोदी जी की, हालांकि पूरे हमारे भारत वालों ने विरोध किया था कि ऐसे कैसे मोदी जी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी एक वो कहते हैं ना मतलब इंसानियत के नाते, या फिर एक प्रधानमंत्री पड़ोसी देश के मतलब बड़े और समझदार देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वहाँ गए थे। तो पाकिस्तान वालों को लगा करे मोदी जी आ गए तो भाई क्या करें, हो सकता है कि उन्होंने दूल्हे से ज़्यादा मतलब यानी कि मोदी जी को ट्रीटमेंट दिया, प्रोटेक्शन दिया, या कह सकते हैं कि उनकी जो है एक तरीके से साल संभाल ली, हम कह सकते हैं कि मेहमान नवाजी की। तो ये भी कहीं हम देख सकते हैं। उसके बाद देखो कि हमने ले पढ़ लिया, ले की खासियत जो भी देख ली हमने। उसके बाद में कारगिल के बारे में पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि आगे यह मुजफ्फराबाद है। भाई हम भारत से तो क्या निकलते हैं, डॉक्टर इंजीनियर, यहाँ सब कुछ इंसानियत निकलती है। और मुजफ्फराबाद से आप देख लीजिए क्या निकलते हैं, आतंकवाद एक तरीके से हम यह कह सकते हैं। दूसरे पाकिस्तानी जो मतलब यानी कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान की सरकार को गिरा देते हैं, पाकिस्तान सरकार मतलब पाकिस्तानी सेना के जो ये जो जनरल जैसे ऐसे निकलते हैं, मुख्य सेना प्रमुख जो वो ऐसे मतलब लोग यहाँ से निकलते हैं। और एक हमारे यहाँ से इंडिया से बहुत अच्छे जो समझदार लोग निकलते हैं। दूसरी आगे हम देखते हैं तो यहाँ में आगे आता आपको देखा ये पुलवामा, श्रीनगर के पास पुलवामा दिख रहा है, आपको पता ही होगा। पुलवामा की शहादत कौन भूल सकता है, 14 फरवरी हम कहते हैं। तो वैलेंटाइन डे के दिन इन्होंने जो किया था। फिर हमने जो घुसकर मारा पीओके के अंदर, जो सर्जिकल स्ट्राइक की उड़ी, उस पर एक मूवी बनी हुई है। तो ये मतलब जम्मू कश्मीर के बारे में खास जो बातें मैप में हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फिर आगे आता है श्रीनगर, और ये पुलवामा आता भी देख लिया आपने, श्रीनगर। तो श्रीनगर कहते हैं कि ये कुषाण शासक कनिष्क ने इसको बसाया था। कुषाण शासक कौन सा होता है, कनिष्क। तो कनिष्क ने इसको बसाया था, कुषाण कौन सा, कश्मीर। और कश्मीर यहाँ हम देखेंगे कि अब अमरनाथ है, दक्षी ग्राम है। तो आप मैप में भी अगर देखेंगे अभी तो मतलब ये धार्मिक जो है यहाँ एक तरीके से कह सकते हैं कि स्थल हैं। और धार्मिक स्थलों को हमेशा नीले रंग में दिखाया जाता है, किसमें, जो भौगोलिक मैप होता है या फिजिकल मैप में होता है। और जो भी दक्षी ग्राम वगैरह ये जो पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है, उनको है जो रेड कलर या लाल रंग में दिखाया जाता है। यहाँ पे अभी बहुत छोटा है, जूम करके देखेंगे तो शायद पता चलेगा। और इसमें हमें देख सकते हैं
हालांकि इसमें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और दिखाई नहीं दे रहे, तो हम ये कह सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें इसमें गुलमर्ग जैसे ये जो पर्यटन स्थल हैं उनको हैं जो ये एक तरीके से रेड रंग में, लाल रंग में दिखाए जाते हैं जो हमारा फिजिकल मैप होता है उसमें। और साथ ही अब जैसे गुलमर्ग, तो ये यहाँ पे J&K में, कारगिल जम्मू कश्मीर के पास में हम गुलमर्ग को देखते हैं। तो गुलमर्ग में जो है उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, अब गुलमर्ग है जो कहाँ स्थित है भाई, उस अक्षांशों में स्थित है, तो हम सीधा कहेंगे कि उस अक्षांशों में स्थित होगा। तो यहाँ पे सीधी बात है कि उस अक्षांश कहाँ होंगे, तो वो हमेशा उत्तरी जो उस अक्षांशों में जो ध्रुवों की ओर होंगे। तो उस अक्षांशों में यहाँ हमारे किस स्थित है, गुलमर्ग में, जम्मू एंड कश्मीर में क्या स्थित है, गुलमर्ग। एक होता है गुलबर्ग, तो मर्ग और बर्ग में फ़र्क होता है। तो गुलमर्ग है वो तो हमारे जम्मू कश्मीर में है, जबकि गुलबर्ग है वो कर्नाटक में है। कहाँ में, KTK लिख सकते हैं हम, यहाँ कर्नाटक में। तो हम ये कह सकते हैं कि उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो गुलमर्ग J&K में है, कि उस अक्षांश वहीं स्थित है, तो वो नीचे निम्न अक्षांश हो जाएंगे। और फिर मुजफ्फराबाद, ये हमने देखी है, जो मुजफ्फराबाद क्या है, POK की राजधानी, और POK है कि ये 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ है गिलगित, यहाँ बाल्टिस्तान, और ये आज़ाद कश्मीर। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है और इसकी जो राजधानी है मुजफ्फराबाद। और यहाँ से क्या निकलते हैं, आतंकवादी, और तो वो निकल नहीं सकता। और कहीं ना कहीं जो उस समय में लादेन था, उसी को, उनको भी क्या अमेरिका ने एक तरीके से काम में लिया, क्योंकि रूस घुस गया था अफगानिस्तान में, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए अमेरिका ने कोशिश की। तो आज जो भी कोई भी देश लड़ रहे हैं, हमें सीरिया और इसराइल के, फिलिस्तीन इसराइल हो, सीरिया इसराइल हो, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई है। तो अमेरिका जैसे जो विश्व के बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, उनके हाथ होते हैं, क्योंकि उनको जब लड़ाई होगी तो हथियार बिकते हैं, उनको हथियार बेचने होते हैं। और अरब देशों के पास तो क्या है बेचारे, ऐसे ही खेल, उनका अगर तेल ख़त्म है तो खेल ख़त्म, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, बस लड़ाइयाँ और अंधाधुंध में लगे रहते हैं। तो हम आज हमने जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में जाना, फिजिकली इनमें जो काफ़ी चीज़ें देखी, मैप को किस प्रकार पढ़ना है, मैप में है जो ये भूरा रंग है और गहरा रंग किसके लिए होता है, ये भी हमने देखा। और जो हरा रंग है ये किस लिए है, पीला रंग किस लिए है। तो हम जो जैसे डेजर्ट देखते हैं तो पता चलता है राजस्थान पीले एरिया में आता है। ये हमने जो पॉलिटिकल मैप है उसको भी देखा। और साथ ही ये जम्मू कश्मीर को पर्टिकुलर यहाँ जाने की कोशिश की है कि ये जो सफ़ेद रंग है ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, और ये गहरा भूरा रंग है वो है जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या जो पर्वत चोटियों से संबंधित हैं। फिर यहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल मैप में भी श्रीनगर, गिलगित, इसको बाद ले कारगिल, इनको देखा, कारगिल के विजय अभियानों के बारे में जाना है। और साथ ही ये यहाँ पे पुलवामा है या फिर अनंतनाग, ये जो भी मतलब यानी उधमपुर जम्मू कश्मीर में जो है जगह है उनके बारे में भी देखा। तो उम्मीद करते हैं ज़रूर आज की जो हमारी मैप वाली क्लास में खासकर जम्मू कश्मीर के बारे में ज़रूर आपने कुछ जाना होगा, नया समझा होगा, ऑपरेशन विजय के बारे में आदि। और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।